हो गया? मिटा दूं? चलो हेडिंग डालो। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजन। Expression for refractive index of medium of prism. मीडियम ऑफ प्रिज्म। मीडियम ऑफ प्रिज्म डालिए हेडिंग। क्या समझते हो, क्या निकालेंगे यहाँ? क्या सूत्र निकालेंगे? नाम लिखा है अपवर्तनांक सूत्र निकालेंगे। कौन सा सूत्र? अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किसके लिए? प्रिज्म के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक का क्या होता है, सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हो? म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। ये कौन बताया है? स्नेल्स लॉ। ये बातें तुमको याद रहेंगी, ठीक है। किसके लिए निकालना है? प्रिज्म में 2 आई होता है, 2 आर होते हैं। I1 I2 R1 R2 ऐसे करके लिखते हैं ना, उन सबको आई और आर नाम बस बना के सॉल्व करना है। और ये फॉर्मूला, इस फॉर्म में कुछ फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो शुरू से शुरू करेंगे तो तुमको पहले प्रिज्म बनाना पड़ेगा, जो तुम जानते हो, ठीक है। हर एक चीज़ थ्योरी भी लिखोगे इसमें। बोलो सबसे पहले क्या जानते हो, क्या आना चाहिए? नाम में क्या है, किसके लिए निकाल रहे हैं? तो प्रिज्म आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज, ऐसी ही होना चाहिए प्रिज्म, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे चेंज करके बना रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो प्रिज्म के बारे में थ्योरी क्या लिखोगे? मान लेना, लेट क्या मानोगे कि हमारे पास जो प्रिज्म है उसका नाम क्या है? ABC। वेरी गुड। जिसमें प्रिज्म का कोण, प्रिज्म एंगल क्या है? A है। ऐसे बस कर देना। और इस पे क्या है? 2 ठो अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिव फेसेस, जिस पे हम लाइट पास कराएंगे तो मुड़ने वाला है। वो कौन कौन सा फलक है? AB और AC। इतना लिख लोगे। ये प्रिज्म के बारे में हो गया। अब लाइट पास कराने के बारे में लिख लो। एक पैरा हो गया ना, मान लो ABC है, जो भी है। अब दूसरा चीज़, अब क्या लाएंगे इसमें? प्रकाश, लाइट, लेज़र लाइट चालू कर दो। तो लेज़र लाइट कहाँ से चालू करेंगे? हम इस कोने से ऐसे लेज़र लाइट चालू कर दिए। कहाँ से? इस यहाँ, इसको ऐसे करो नहीं यार, यहाँ से लेज़र लाइट चालू करो। यहाँ पास टकराया, लेज़र लाइट का नाम क्या देंगे? P सोर्स से निकल के कहाँ तक पहुँच गया? Q पॉइंट तक पहुँच गया। और यहाँ से जिस पॉइंट पे टकराता है वहाँ हम लोग क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन जिस, ये 90 डिग्री पहले बना रहा हूँ ना, यहाँ 90 डिग्री जैसे दिख रहा है ना, हम इसको ऐसे पीछे ला लेते हैं। ये हो गया? ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? छोटा कर दें?
इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये नॉर्मल लाइन, क्या नाम देंगे इस नॉर्मल लाइन का? ये है एम अभिलंब। हाँ ठीक है बेटा, अभिलंब एम, और इधर अभी पॉइंट नहीं मिला है तो हम भी नहीं लिखेंगे। अब ये जो लाइट है यहाँ से कहाँ से चालू हुआ था? पी से चालू हुआ था, किधर की ओर गया था? क्यू की तरफ गया था। जैसे वो कांच के तल से टकराएगा, फेस पे टकरा जाएगा कांच के फेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, किसकी तरफ झुक जाएगा? ये जो नॉर्मल, ये वाइट वाला लाइन दिख रहा है ना, नॉर्मल लाइन अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। तो झुकेगा तो कैसे दिखेगा? ऐसा कुछ बनेगा ना। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है? पी से क्यू, क्यू से आर, जो गया क्यू आर को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तित। ठीक है, जो अपवर्तित हो चुका है वो फिर से अब मीडियम चेंज करेगा। अभी कांच में है देखो, अब कांच से फिर बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो फिर मुड़ जाएगा, लेकिन अभी मुड़ने का उसका तरीका दूसरा हो जाएगा। फिर से नॉर्मल बना ले क्या, है ना? ये लगभग 90 डिग्री है, पकड़ लिए। चलो ठीक है ना ये? अरे हाँ या ना? नहीं कोई दिक्कत है तो बोल लो भैया। इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये जो नॉर्मल लाइन बनाए उसका नाम क्या लिखेंगे? एन। क्या नाम लिखेंगे? एन। और जो दोनों नॉर्मल टकराते हैं उसका नाम क्या लिख देंगे? ओ। कोई दिक्कत है क्या? हमारा पी से क्यू चला गया, क्यू से आर चला गया। अब आर से फिर से बाहर की तरफ जाएगा। अभी देखो हमारा लाइट किस में है? कांच में है, और कांच से जब बाहर जाता है, हवा में जाता है, तो ये नॉर्मल से और ज़्यादा दूर चला जाता है। देखो ये अगर लाइन को सीधा पास कराऊंगा तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जब ये मीडियम में विरल माध्यम में आता है, रेरर में आता है, डेंसर से रेरर में जाता है, तो वो ये नॉर्मल लाइन से और ज़्यादा दूर हट जाता है। तो दूर हटेगा मतलब नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे। तो नीचे बना देते हैं, इधर की तरफ ऐसे नीचे आएगा, आएगा ना। और इसका नाम क्या दे दें? पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? अब देखो हमारा लाइन कैसे जाने वाला था और कैसे चला गया, उसी को क्या बोलते हैं? विचलन। कैसे जाने वाला था हमारा लाइन? यहाँ से लेकर ऐसे सीधा जाए रहता, क्या कोड़ो बोड़ो बन जाते हैं। यहाँ से लेकर ऐसे सीधा जाए रहता ना, लेकिन गया कैसे? इधर की तरफ। तो इसको जैसे पीछे करोगे इस लाइन को, तो तुमको एक एंगल मिलेगा, ये एंगल, यही हमारा क्या है? डेल। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा चला गया, तो कितना मुड़ा? डेल मुड़ गया। और इसी को क्या बोलते हैं? डेविएशन, यानी विचलन। यही विचलन कोण है। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसीलिए लिखे हैं। अब देखो कौन बनाएगा। ये कौन सी किरण है? इंसिडेंट रे, आपतित, है ना। तो यहाँ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल I1। और ये जो दूसरा QR है, ये आपतन है ना, आपतन रे किरण। ये कौन सी किरण है? QR अपवर्तित। और अपवर्तित किरण में दो एंगल बनता है, एक बार यहाँ बनता है नॉर्मल के साथ और एक बार बनता है नॉर्मल के साथ यहाँ, जिसका पहले का नाम क्या देंगे? R1 और दूसरे का नाम क्या देंगे? R2। जिस कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल। कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल के ही साथ बनाना। नॉर्मल लाइन देखो सफ़ेद वाला दिखाई दे रहे हैं ना, उसी के साथ जितना भी एंगल है बन रहे हैं। अब बाहर निकलते हैं निर्गत, तो निर्गत के साथ बनेगा उस कोण को क्या बोलेंगे? निर्गत कोण I2, इमर्जेंट एंगल I2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब फिर से हमारा शुरू, फिर से पूरा का पूरा वही करेंगे। क्या वही करेंगे? अभी इससे पहले पढ़े थे, ए और डेल में संबंध निकाल लिए थे, उसी फिर से यहाँ निकाल के दिखाना पड़ेगा शुरू से।
अभी तक क्या क्या लिखे हो थ्योरी में, थोड़ा सा इसके त्रिभुज के बारे में बताए थे, छोटा पैराग्राफ। दूसरा चीज़ क्या बताए थे इस थ्योरी में कि लाइट कैसे कैसे पास हुआ, लाइट कैसे कैसे पास हुआ, उसके बाद बताने के बाद तीसरी चीज़ बताओगे I1 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, ये क्या है। ये बता लेने के बाद अब तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट चालू होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम कहाँ से जाएंगे, डेल से ही जाएंगे, डेल फोकस करेंगे। पहला हम किस पे फोकस करेंगे, डेल पे फोकस करेंगे। तो डेल का एंगल निकालने के लिए क्या दिखाई दे रहा है, देखो डेल कैसे दिखाई दे रहा है। डेल के लिए एक लाइन ऐसे आया है, एक लाइन ऐसे गया है, गया है कि नहीं गया है, और ये कंप्लीट ऐसे त्रिभुज बना है कि नहीं बना है। इसका नाम क्या है, इधर का ऊपर का नहीं दिया है क्या, क्या नाम दे उसको, हाँ ये यू ये टी है ना, टी यू क्यू आर ये सब है। हाँ चलो बोलो, इसका मान कितना है, डेल, इसी को निकालना है। तो जब भी कभी त्रिभुज में ऐसे बाहर में एंगल बनता है तो एक एंगल प्रॉपर्टी आता है, त्रिभुज कोण के गुणधर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं बहिष्कोण प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, अब बहिष्कोण क्या होता है, ये कोण इसके साथ जो लगा है उसको छोड़ दो, जो बाकी जो दो ठो बचा उसका योग होता है। ठीक है, क्या होता है बहिष्कोण का प्रॉपर्टी, क्या होता है कि अगर बाहर वाले किसी कोण के बारे में तुम जानना चाहते हो तो उसी के जगह जो अंदर का कोण बना है उसको भूल जाओ, बचा दो एंगल को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, तुमको भी यही चालू करना है ना, बहिष्कोण से चालू करना है। क्या नाम है इस कोण का, नाम क्या है, TUR। क्या नाम है इसका, ये किसके योग के बराबर है, पहला क्या है UQR है कि नहीं है, और किसको जोड़ेंगे इसके साथ, दूसरा URQ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। नाम चेंज हो गया है क्या, आगे पीछे हो गया है क्या, होने दो, उससे क्या है, नाम चेंज होने से क्या होता है, तुमको समझ आना चाहिए, इतना में कोई दिक्कत है क्या। अब देखो बेटा, तुमको उस चित्र में देखो, क्या तुम्हारे पास UQR का मान है, यहाँ से पूछो UQR मतलब ये वाला कोण का मान है क्या, है क्या है, यस सर, कोण दिख गया है क्या ये वाला कोण का मान, नहीं। तो पता कैसे करेंगे वो वाला कोण का मान, कल ही एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, जब भी कभी x बनता है शीर्षाभिमुखी, हाँ x बनता है तो यहाँ जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है ना, और ये वाला ऐसे दो भागों में बटा है। एक हमारा काम का बना है, x मान लेते हैं, x क्यों माने, नाम ही लिख देते हैं। क्या नाम है इसका कोण का नाम, ऊपर वाले का UQR, नीचे वाला क्या नाम है, R1, इसका मान क्या है I1। अगर इस पे फोकस करोगे तो I1 किसके बराबर है, इन दोनों योग के बराबर है कि नहीं है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, UQR को निकालना चाहूँ तो R1 को इधर लाऊंगा, तो कुल मिला क्या दिखेगा, I1 माइनस R1 इक्वल टू, ये दिखेगा ना, है ना, बस वही तो करना है हमको। चलो तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो बेटा इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ, नहीं और बहुत लंबा लगेगा, इसके जगह क्या हो जाएगा I1 माइनस R1। सेम ऐसी राइट हैंड साइड में देखोगे तो I2 माइनस R2 करोगे तो ये ऊपर छोटा एंगल निकल जाएगा, निकलेगा। तो यहाँ हम क्या लिख लें, I2 माइनस R2। कोई दिक्कत है क्या, इसका नाम क्या है बेटा, TUR का नाम क्या है, डेल, और डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ी बना दो, I वाले का जोड़ी पहले ब्रैकेट में और R वाले जोड़ी दूसरे ब्रैकेट में, I1 प्लस I2, ये माइनस दोनों में बाहर निकल गया, क्या बचेगा R1 प्लस R2। देखो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया गया, इसीलिए यहाँ धन आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, पहली बात एकदम क्लियर है। अब दूसरा चीज मैं क्या बोला था, सबसे पहले संबंध निकालना है, डेल का मान आ जाने के बाद संबंध निकालना है डेल का ए के साथ। किसके साथ निकालेंगे, ए के साथ। अब मुझे चाहिए ए के बारे में, तो ए के बारे में ए डायरेक्ट नहीं आता, ए दो
चित्रों से आता है, दो अलग अलग चित्र बनाओगे तब आएगा। एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हम किस पे फोकस करेंगे, डेल पे फोकस करने के बाद ए के लिए फोकस करेंगे। किसके लिए फोकस करेंगे, ए के लिए फोकस करेंगे। तो ए के लिए फोकस करोगे दो चीज आएगा, एक त्रिभुज आएगा, कौन सा आएगा, QOR के बारे में याद रखना एकदम, और एक आएगा चतुर्भुज AQOR के बारे में। तुमको दिखाई दे रहे चित्र में ये दोनों चीजें, किसको किसको नहीं दिखा, QOR दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये छोटा वाला QOR जिसमें R1 और R2 दो ठो कोण बना है। दूसरा चतुर्भुज AQOR जिसमें पहला कोण कितना है A, यहाँ O का कोण नहीं पता। ये दूसरा कोण यहाँ पास कितना बनता है बेटा, Q के पास कितना बनेगा, अगर चतुर्भुज की बात करूंगा तो अभिलंब है, मतलब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। चलो मैं छोटा छोटा यहाँ पास बना देता हूँ, ऐसा कुछ है। यहाँ कोण का मान क्या है, R1, यहाँ O नाम है, यहाँ R2 है, और इसका Q है, इसका R है कि नहीं है। चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। इसका नाम A है, इसका नाम Q है, इसका नाम O है, इसका नाम R है। ये और ये अभिलंब है, तो अभिलंब मतलब 90 डिग्री बनाएगा, और ये है प्रिज्म का हमारा कोण। कोई दिक्कत है क्या, चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का नहीं है ना, कर चुके हैं बेटा इसको कल। और बोलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैं भी लिख दूं 180। अब कोण कौन कौन सा है, पहला कोण का मान क्या है, दूसरे कोण का मान क्या है, तीसरे का मान क्या है ना, QOR। ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, इसका कोई मान है क्या अभी तक, नहीं। तो यहीं से QOR बराबर क्या आ गया, 180 माइनस R1 प्लस, नहीं कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। बोलो यहाँ आप चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों की योग कितना होता है, 360। पहला कोण कितना है बेटा, A। चलो यहाँ कोण करके मत दिखाना, A बस लिख दोगे तब भी समझ आ जाएगा। दूसरा क्या है, Q पे कितना बन रहा है, वेरी गुड। तीसरा इसका नाम क्या है बेटा, अभी भी QOR रहेगा, इसका कोई मान है क्या, नहीं। चौथा कोण कौन सा है बेटा, और चारों मिला कितना होता है, QOR बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 360 में 90 कितना होता है टोटल, 180 घटा दो कितना बचेगा, ये धन है उधर जाके, ये दोनों को देखो तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखाई दे रहे हैं तुमको, सेम दिखाई दे रहे हैं। तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दें, तो राइट हैंड साइड का नाम क्या हो जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस A। कोई दिक्कत है किसी को, अब यहाँ से अगर देखोगे तो 180 कट गया, कटा कि नहीं कटा, माइनस A को इधर लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस A इधर आएगा तो प्लस A, और ये माइनस R1 प्लस R2 उधर जाएगा तो R1 प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, हमको किसका मान चाहिए, मैं शुरू में बोला था किसका मान चाहिए, अगर म्यू का मान निकालना है, अपवर्तनांक का मान जानना है, तो अपवर्तनांक का मान जानने के लिए I और R पता होना चाहिए। I1 R2 से नहीं चलेगा काम, I में ना तो 1 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, म्यू का मान निकालने के लिए केवल I और R होना चाहिए। तो उसके लिए हम कंडीशन लेते हैं, क्या कंडीशन लेंगे, इसको समीकरण नाम दे दूं क्या, दूसरा, कोई दिक्कत है। अब हम कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे, कंडीशन स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति। कौन सा स्थिति लेंगे, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन में कुछ का मान बदल दिया जाता है। डेल क्या था बेटा, डेल था विचलन था ना, डेविएशन था ना, न्यूनतम नाम दे दिए तो इसमें क्या लग जाएगा, मिनिमम लगेगा ना। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज जो I1 है और I2 है वो लगभग बराबर हो जाएगा,
तो अगर दोनों बराबर है, दो अलग अलग नाम देने से कोई फायदा है क्या? तो उसका नाम क्या दे दें? एक ही नाम दे देंगे जिसका नाम होगा आई। तीसरा, अगर न्यूनतम विचलन है तो R1 और R2 भी हो जाते हैं बराबर। तो जब बराबर हो जाएगा फिर दो नाम देके कोई काम कहेगा, तो इसको क्या नाम दे देंगे? सीधा R। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 और 2 में सब का मान रख दो, मतलब इसका मान रख दो, तुम्हारा I और R आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 में मान रखने पर एक क्या है बेटा? देखो तो डेल के जगह क्या लिखूं इसमें से पूछो तो? डेल के जगह आई लिखूं? डेल एम। बराबर के जगह उसको नहीं बदलने है ना? नहीं बदलेंगे हम भी। कोष्टक आई प्लस आई माइनस, उसको ए लिखोगे ना, इसको याद से ए लिख लेना। क्या लिखोगे इसको? ए। R1 प्लस R2 को ए ही लिखना, उसको 2R मत लिखना यहाँ। वैसे लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, R1 प्लस R2 ए होता है ना, यहाँ देखो कहीं पूछे थे, ये देखो उसका मान रखा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? इसको आगे हल करते जाते हैं ना। डेल एम माइनस ए इधर आ जाएगा तो प्लस ए बराबर आई प्लस आई। आई का मान क्या आएगा? ये पूरा जो दो गुना में है आई के साथ, इधर आ क्या हो जाएगा? इधर बात करते हैं। इधर कहाँ बात करेंगे? समीकरण 2 में। ए बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 का मान क्या दिए हैं? R प्लस R। क्या हो जाएगा? R का मान क्या आएगा? आएगा। हमारा टारगेट क्या था शुरू का? स्नेल के नियम में रखने के लिए I और R का मान चाहिए, जिससे अपवर्तनांक पता चल जाए। तो I और R का आ गया। अब किस में रखेंगे? स्नेल्स लॉ। क्या होता है? म्यू इक्वल टू, बोलो क्या बोलो? I का मान क्या दिखाई दे रहे हैं? डेल एम प्लस ए साइन। R का मान क्या दिखाई दे रहे हैं? हमारा अभीष्ट समीकरण, पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, बस छोटा था ये आता है। और यही मेरा था 12th में जब था, तो यही मेरा सेमिनार का टॉपिक था। ठीक है, सिंपल है ना?